नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज नदियों की एक और क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये सिलसिला, ये बैच भी अपना जो है आगे बढ़ चला है। अपन आ गए हैं अब पढ़ते पढ़ते 26वीं क्लास तक। तो अभी तक भैया जिसने 25 क्लास देख ली है अभी तक, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वो जीके में एक अलग ही स्तर पे चल रहा है और उसे वास्तव में महसूस हो रहा है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आप भी नए जुड़े हैं तो पहले जो है 25 क्लासें जो मैं दे चुका हूं इसी YouTube चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। अपनी क्लास के लिए आप लोगों को कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्लासेस आपको सारी की सारी YouTube पर निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। और यही अपना पैटर्न रहा है शुरू से। तो पहले आप कंटिन्यू देखना शुरू करें, बीच में से देख रहे हैं तो वो देखते हुए आइए, तब आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बढ़ेगी और आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, आज जो अपन अपवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत अपन ने पहले ही कर दी। इनसे पहले वाली जो अपवाह तंत्र वाली क्लासें थी उसमें अपन ने समझा कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है, राजस्थान में कौन सा अपवाह तंत्र ज्यादा देखने को मिलता है, कौन सा कम है, कौन सी नदियां अरब सागर में जल ले जा रही है, कौन सी बंगाल की खाड़ी, इसी तरीके से वो अपवाह तंत्र विभाजित होता है। अब आज यहाँ पे देख रहे हो आप अरब सागरीय नदियां, यानी कि अरब सागरीय नदियों में देखो मुख्य तौर पे यदि देखें ना कौन कौन सी नदियां पढ़नी होती है, तो उसमें पढ़नी होती है आपको एक तो माही नदी, एक आपको पढ़नी होती है लूनी नदी और एक आपको स्पेशली पढ़नी होती है साबरमती। कौन सी? साबरमती। और एक फिर यदि बात कर ले तो अपन पश्चिमी बनास जो छोटी है। पश्चिमी बनास और साबरमती पढ़ने की दृष्टि से, राजस्थान में पढ़ने की दृष्टि से अपनी छोटी है। साबरमती भी इसलिए छोटी है क्योंकि साबरमती उद्गम राजस्थान से जरूर होती है लेकिन फायदा गुजरात को पहुंचाती है, तो ये पढ़ने की दृष्टि से छोटी है। ये दो नदियां अरब सागरीय तंत्र में मेन है, लूणी और माही। तो आज ज्यादातर आप देखोगे कि अपने माही नदी जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे अपन, और कल वाली जो क्लास आएगी उसमें लूनी नदी बहुत अच्छी तरीके से विद डायग्राम अपन समझेंगे। एक एक चीज आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो कंटिन्यू तो भैया रहना पड़ेगा ना, कंटिन्यू रहिए। देखो बढ़िया तरीके से आप लोगों के चीजें क्लियर होगी। चलो शुरू करते हैं। अब इससे पहले वाली क्लास को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊं। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि अरब सागरीय नदियों की जो है एक ट्रिक है और मोस्ट ऑफ प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की है और कौन सी बंगाल की खाड़ी की है, पहचानो या मत पहचानो, ये वाली। यानी कि सुमेलित करो या असुमेलित, संगत या असंगत, जाती है या नहीं जाती, ठीक है, इस तरीके से। तो अरब सागरीय नदियों की एक बढ़िया शानदार ट्रिक है मासोसा जाओपा ताम्र लूणी, यानी कि जापो ताम्र लूणी, ऐसे याद करना, मासोसा जापो ताम्र लूणी। अब पिछली क्लास यदि देखी आपने कल वाली तो आप लोगों को ये याद होगा, और ये याद हो गई यानी कि अरब सागरीय नदियां याद है। अब इसमें से अपन ने क्या निकाली थी? माही, सोम, साबरमती, जाखम। अब ये जाखम और सोम जो है वैसे माही की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इस प से लेना है अपने को पश्चिमी बनास। बनास और पश्चिमी बनास दोनों अलग है, ठीक है। ये भारत की आ जाएगी, भारतीय अपवाह की मैंने बता दी थी आप लोगों को, इसमें ही ताप्ती और नर्मदा, क्योंकि भारतीय अपवाह में भी ये अरब सागर की मुख्य नदियां हैं, ठीक है। और यहां से आप लोगों को लूणी ध्यान रखना ही है। तो इस तरीके से अरब सागरीय अपवाह की नदियां याद हो जाएगी। अब अरब सागरीय अपवाह से क्या मतलब है? जैसे कि अपना ये भारत है, ठीक है, ये आप लोगों के भारत है और यहाँ पे आप लोगों को अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां यहां जल ले जाती है वो अरब सागरीय अपवाह की नदियां हैं। इसमें भी जल दो जगह ले जाएगी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो यहां तक मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं और इस तरीके से क्लियर तो मतलब हम जब पढ़ते थे तब भी इतनी ढंग से तो क्लियर नहीं होती थी चीजें, ठीक है। आप लोगों के लिए तो अब सारी सहूलियत है। तो ये नक्शा वैसे पुराने पे आधारित है लेकिन नदियां आप अच्छे से देख सकते हो। इसको नहीं अपन और भी दूसरे नक्शे से समझेंगे, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन मुख्य तौर पे पढ़ते हैं माही नदी। देखो माही में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। माही अपने यहां से नहीं आती, अपने यहां से जाती है। कैसे आती है? मध्य प्रदेश से। माही मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है। एक माही की टीम जो है वो बाहर निकल गई सीएस के आईपीएल से। एक माही जो है अपन अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो माही जो है
अपने यहां से नहीं आती, ये आती तो है बाहर से, अपने यहां से जाती है, यानी मध्य प्रदेश से आती है। मेहद झील है वहां, अमरोरू की पहाड़ियां हैं वहां, वहां से ये उद्गमित होती है। ठीक है, धार जिला है, मेहद झील है, कोई भी आ सकता है। उद्गम स्थल में आपको मेहद झील भी पूछ सकते हैं, अमरोरू की पहाड़ियां भी पूछ सकते हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां भी पूछ सकते हैं। अब विंध्याचल क्या है, पूरी पर्वतमाला है, उसमें अमरोरू की पहाड़ियां हैं, उसमें मेहद झील है, तो वहां से ये जो है आती है, वहां से उद्गमित होती है। और ये राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। अब देखो यू आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, ये कैसे बहती है, ये ऐसे बहती है, तो उल्टे यू आकार में बहती है, ये भी प्रश्न बनता है। और क्या ध्यान रखना है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अब कर्क रेखा कहां से जाती है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है अपने यहां से, और सब कुछ बतायोड़ हो रहा है, कर्क रेखा सारी बतायोड़ी, चिखली गांव, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य निकले, कुशलगढ़ पान पाकते हूं, मतलब सब चीजें क्लियर करी होड़ी है, 26 किलोमीटर, है ना। तो अब ये उल्टे यू आकार में बहेगी, तो एक बार ऐसे काट लिया, एक बार ऐसे काट लिया, तो ये माही नदी जो है, ये बेसिक प्रश्न सारे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, घूम फिर के तो यही प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये गलत हुए तो किसी भी महाराज को पूछवाने का काम नहीं है, मान लेना कि आप कंपटीशन से बाहर हो, कि ये सवाल गलत हुआ कि उल्टे यू आकार में कौन सी नदी बहती है, और आप साबरमती करके आए या चंबल करके आए, तो किसी को पूछाने का काम नहीं है, मान लेना कट ऑफ के वीडियो देखने के काम नहीं है कि अपन तो बाहर है। क्योंकि बाहरी सवाल गलत होने से कोई भी विद्यार्थी बाहर नहीं होता कंपटीशन की रेस से। सरल सवाल गलत हो जाए तो मान लो कि बाहर हो गए, क्योंकि वो बाकियों के सही होंगे। भारी जो कठिन सवाल आते हैं वो तो बाकियों के भी गलत होते हैं, कईयों के होते हैं कि इक्के दुक्के के ही सही होते हैं, ठीक है, और सरल गलत हो गए यानी कि अपने बाहर है, ठीक है ना। तो इसलिए सरल गलत नहीं करने हैं, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों के काम की चीज है। क्या ध्यान रखोगे, अभी उद्गम उद्गम सब पढ़ेंगे अपन, याद करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। या तो पूछेंगे तो विंध्याचल की पहाड़ियां, ठीक है, या पूछेंगे तो अमरोरू की पहाड़ियां, या पूछेंगे तो मेहद झील, ठीक है, या जिला पूछ लेंगे तो फिर धार जिला आएगा आपके। अब वहां से जो है ये उद्गमित होती है और यहाँ ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, खादू ग्राम बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खादू ग्राम से प्रवेश करती है। ये भी पूछते हैं, एक बार पूछा था, ठीक है, एक बार क्या कई बार पूछा है। खादू बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है और जल कहां ले जाती है, खम्बात की खाड़ी में। जल कहां ले जाती है, कच्छ के रण में नहीं ले जाती है, ये खम्बात की खाड़ी में रह जाती है। कच्छ के रण में लूनी ले जाएगी, ठीक है, ये खम्बात की खाड़ी में जल ले जाती है अरब सागर के अंदर ही है, लेकिन खम्बात की खाड़ी में ले जाती है, ठीक है। 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कितनी है, 576 किलोमीटर बटा 171, ऐसे याद रखो कि कितने नंबर आए। आजकल बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न ऐसा, नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। हमारे टाइम में तो मतलब कोई 50% बन जाता ना, पूरे गांव में मिठाई बांट देते। आजकल 90% में भी बच्चों को खुशी नहीं होती, पता नहीं क्या है, इतना नंबर का हुआ बना रखा है। हम जैसे जो है 10th 12th में एवरेज स्टूडेंट रहे, 60-65% वाले हो, रीट टॉप करके बाद में जब भी जगो तब सवेरा है, मेहनत करी बाद में तो बाद में हो जाती है। ये नंबर जो होती है ना, ये बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, माँ बाप, समाज, सब कुछ प्रेशर डालता है, नंबर इतने आने चाहिए। मतलब 85 और 80% वाले को तो कोई खुशी नहीं हो रही आजकल। और जबकि हमारे यहाँ मतलब हमारे समय में जब 10वीं 12वीं देते थे तो मतलब 60% तो बन जाए तो मतलब वो गांव का राजा हो गया, ढोल नगाड़े बजा देते थे, इतनी जबरदस्त खुशी होती थी और पुश्तें याद रखती थी उसको। और अब 90% लाने वाले को खुशी नहीं है, हद हो गई, इतनी मतलब नंबर की क्या वो एक कर दिया। इसी वजह से क्या प्रेशराइज बच्चों को करते हैं और नतीजे आप सभी जानते हो। आसपास जो है माहौल हल्का रखना, आप लोगों को भी दुआएं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना कि 576 बटा 171। अब ये जो है इसकी कुल लंबाई है और ये जो है इसकी राजस्थान में लंबाई है, ठीक है। चलिए, ये चीजें तो आप लोगों को क्लियर कर ही देनी है। अब देखो बाकी नोट्स मेकिंग पैटर्न तो अपना है ही, ताकि आप लोगों के पास में उचित तरीके से नोट्स भी बने। अच्छा, ये किसी को नहीं दिख रहा होगा तो कई जने कहेंगे गुरुजी हमें ये नहीं दिख रहा है। अरे ये देखना भी नहीं है, अभी अगली स्लाइड पे बहुत शानदार और बड़ा सा नक्शा अपन बनाने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं सारा का सारा, ठीक है। तो चिंता मत करो। और कई जने तो है ना, क्लासें पूरी नहीं हुई तभी बीच में कमेंट कर देते हैं, गुरुजी आपने बाण गंगा पढ़ाई नहीं, ये किया नहीं। अरे बाण गंगा भैया मेरे, मैंने आ बात बता, मैं नदियां पूरी कट करी यार, अभी तो बीच में मतलब खाना पूरा किया ही नहीं, और उससे पहले अभी तो पुरुष ही नहीं, और क्या क्या यार खाने में तो वो चीज नहीं थी। अरे आने तो दो, कम से कम थाली में पूरा पुरुष ने तो दो, उसके बाद में कहना कि ये है वो नहीं है। अभी तो चल रही है 20 चैप्टर में, मतलब इतने अधीर विद्यार्थी है और इस अधीरता का कोई अंत नहीं है।
और सुखद अंत तो है ही नहीं। जो अधीर विद्यार्थी है ना, वो अपने जीवन में धैर्य लाओ। यदि धैर्य ला दिया तो आधी जंग जीत जाओगे। अधीरता के चक्कर में विकेट उड़ते टाइम नहीं करेगा। हकीकत बात बता रहा हूं, मैं बीच बीच में कड़वी बातें बोलता हूं, ठीक है। और वो कड़वी बातें यदि अंदर पीड़ा करे तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के, क्योंकि वही आप लोगों के भविष्य का निर्माण करेगी। अधीरता बिल्कुल भी नहीं। मैं अधीरता करता हूं क्या? मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आता हूं, सप्ताह की 4 क्लास बड़े धैर्य के साथ में दे रहा हूं और कंटिन्यू दे रहा हूं। देख लेना, पूरे यूट्यूब जगत में राजस्थान के उठाकर देख लो, कोई इस कंटिन्यूटी के साथ में और इस धैर्य के साथ में यदि क्लास दे रहा हो तो अच्छी बात है, और नहीं दे रहा तो फिर ढंग से पढ़ लो यहां से, ठीक है। और धीरज के साथ में पढ़ो। जो चीजें आप लोगों को करनी है वो करा रहा हूं। पिछले हजारों सिलेक्शन हुए हैं शिक्षक भर्तियों में, वो ऐसे ही तो नहीं हुए हैं। कोई ना कोई तो मेहनत हमने की है ना, तब जाके हुए हैं। आज भी कहीं भी मार्केट में चले जाएं, कहीं किसी क्षेत्र में राजस्थान के तो बच्चे आके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हकीकत बात है कि सर वास्तव में हमारी तैयारी शानदार हुई, आज हम वहां पे ये सैलरी उठा रहे हैं। तो आप लोगों को भी उसकी श्रेणी में आना है तो सबसे पहले अपने जीवन में धीरज लाओ, धैर्य लाओ, उसके बाद में इत्मीनान से पढ़ो। कुछ भी चीजें छोड़ने वाले नहीं, आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। भले स्वास्थ्य सही हो या नहीं हो, लेकिन क्लास जरूर आती है आप लोगों के साथ पास, है ना। तो इसको जो है बिल्कुल सीरियसली लेना है। अब देखो, अब आते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, फिर इस पे मैप पे भी चलेंगे। सभी पैटर्न में शामिल कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या है, उद्गम पूछेंगे। मैंने आप लोगों को पहले का बता दिया, विंध्याचल की पहाड़ियां, या फिर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अमरोरू की पहाड़ियां। यानी विंध्याचल तो क्या है, पर्वतमाला है एक तरीके से, जैसे अरावली पर्वतमाला है ना, वैसे ही विंध्याचल पर्वतमाला है। और अमरोरू की पहाड़ियां ध्यान रखना। अब एक सवाल जो दिमाग में आता है, तो गुरुजी यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियां क्यों लिखा? क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी सवाल बनाता है, अपने को सभी तरीके से तैयार रहना है? बट यूं थोड़ी एग्जामिनर की बुद्धि थोड़ी पकड़ सका कि बता ऐसे सवाल क्यों बनाया, दूं झापट एक? नहीं, एग्जामिनर की झापट लगती है तो अपन सीधे बाहर होते हैं, है ना। इसलिए उसके तो अपन गला नहीं पकड़ सकते, तो अपन पहले से अपनी तैयारी करें। हाँ भैया, जैसे भी सवाल आएगा अपने को करना है। अच्छा, वहां पे टाइपिंग त्रुटि भी आ जाए ना, कई पेपर में आती है, एग्जाम पेपर में, तो भी अपन एग्जामिनर का गला नहीं पकड़ सकते। लेकिन मास्टर कोई किताब में टाइपिंग त्रुटि कर दे तो मास्टर गिरबान पकड़ने आ जाओ, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये अपने को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, मेहत झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश एमपी से उद्गमित होती है, ठीक है। चलिए, अब देखो इसके उपनाम बड़े महत्वपूर्ण है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है, ठीक है। यह आप लोगों को मैंने बताया था। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, डूंगरपुर प्लस ये सारी चीजें देखो अपने स्टार्ट में पढ़ी थी ना, वो यहां पे काम आती है, वो कहलाता है क्षेत्र वागड़, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है, कांठल, कांठल वही है, माही नदी का किनारा कांठ कहलाता है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अल इस तरीके से कांठल बना है। और कांठल जो है वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, यानी माही नदी के पास का है, तो इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। आगे बात समझ। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है, तो इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। अब ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ये दक्षिणी राजस्थान में पड़ती है, इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, ठीक है। इतने सारे इसके जो है उपनाम है, देखो क्या है, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इतने सारे उपनाम है। और क्यों है वो मैंने साथ साथ बता दिए। आगे बात समझ, खोपड़ी में घुस गई, पल्ले पड़ गई, अब आगे बढ़ा, ठीक है। अब आई बात लंबाई की, तो 576 किलोमीटर कुल लंबाई है और 171 राजस्थान में। याद कैसे करना है, 576 बटा 171, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेनी है माही की लंबाई। अब आओ भाई, बहाव क्षेत्र कहां का है, यदि बात करें राज्य की, कौन कौन से राज्य में, तो एमपी से निकलती है, एमपी से प्रवेश करती है राजस्थान, राजस्थान में खादूग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश कर लेती है, फिर जाती है ये गुजरात में, और गुजरात से फिर जाती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का मतलब क्या है, अरब सागर। तो हुई के नहीं अरब सागर ये नदियां, तो इति सिद्धम, मैथ्स में जैसे फॉर्मूले सिद्ध किए जाते हैं, अपने जीके में भी सिद्ध होता है, सिद्ध करने वाला चाहिए बस। अच्छा, इस मैप पे फोकस मत करना आ रही है, तो मतलब लिया है, मैं अब पूरी स्क्रीन पे आप लोगों को मैप बताने वाला हूं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले,
नहीं, कई जना कहते गुरुजी मैप दिखता नहीं है, इतना छोटा मैप है। अरे रुको जरा, सब्र करो। देखो हम ओ तो दिखी, ओ दी थान, ठीक है। आज तो बनाए उड़ो पूरो पूरो, राम निवास जी बहुत मेहनत करी। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भूगोल की वन लाइनर इस बार आने वाली है उसमें सिर्फ न सिर्फ ये, बल्कि चंबल का मैप ऐसा ही हाथ से बना हुआ, बनास का मैप ऐसा ही हाथ से बना हुआ, लूणी का मैप, मतलब सारे के सारे मैप इतनी बढ़िया तरीके से इस बार वन लाइनर तैयार हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि रुको जरा, सब्र करो। अच्छी चीजें आने में धैर्य जरूरी है। हम भी धैर्य के साथ काम करते हैं, आप भी धैर्य रखो। वर्क ऑन प्रोग्रेस, करने दो मुझे शांति से काम। जब चीज आ जाएगी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए तो फिर आनंद ही आनंद है। तो इस तरीके से ही मेहनत की जा रही है और यही चीज मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ। कोई मास्टर खुद जो है किताब आने वाली है या किताब में आयोडी चीज नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि क्या है, 5-10 हजार किताबें कम बिके, ठीक है, आखिर में है तो राइटर नुकसान है, लेकिन अपने को उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसे विद्यार्थी पढ़ने चाहिए जिनके पास में पढ़ने के स्रोत नहीं है, और वो भी सिलेक्शन लेने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहली यहां पे फोकस करो, कहां से उद्गम हो रहा है? मेहत झील, अमरोरू की पहाड़ियां। पहाड़ियां इस तरीके से होती है, चलो इस तरीके से बना देते। तो अमरोरू की पहाड़ियां एमपी से जो है इसका उद्गम हो रहा है माही नदी का, और इस तरीके से ये इस दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखो ये जो है खादू ग्राम बांसवाड़ा, कहां? खादू ग्राम बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। जो चीजें मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताई थी वो अब यहां से समझ लो मैप से, और इस तरीके से बनाना सीख जाना। जब बना लोगे ना आप तो फिर वास्तव में लगेगा कि हाँ अब जो है हमारा काम सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये खादू ग्राम बांसवाड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कहां से होता है? खादू ग्राम बांसवाड़ा से माही नदी का प्रवेश होता है, ठीक है। अब माही नदी का प्रवेश कहां हो गया? खादू ग्राम बांसवाड़ा में हो गया। बांसवाड़ा में भैया इस पे 2 बांध बने हुए हैं, एक तो माही बजाज सागर, और एक है कागदी पिकअप बांध। 2 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप। देखो ये बना हुआ माही बजाज सागर और ये बना हुआ है आप लोगों के कागदी पिकअप। तो ये यहां पे दर्शा दिया आप लोगों को कि बांसवाड़ा में इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप। अब ये जो माही बजाज सागर है ना, ये 3109 मीटर लंबा है, यानी कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबाई की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सबसे ऊंचा जाखम है जो जाखम नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये है राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो माही नदी पे बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। यहां पे बांध बन गया। अब जैसे थोड़े से आगे जाते हैं तब इसके अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम है इरू नदी। अब ये सहायक नदियां आप लोगों को पूछी भी जाती है, ठीक है। सहायक नदियां भी आप लोगों को इस छोटे से इस मैप पे भी आप देख सकते हो, इसके अंदर मिल जाती है इरू नदी। अभी मैं सहायक नदियां आपको ट्रिक से भी याद करवा दूंगा, ठीक है ना। एक बार मैप समझ लो, इसके अंदर इरू नदी मिली। अब देखो ये कैसे बहती है, ये उल्टे यू आकार में, यानी कि यहां से जो है ये टर्न मार लेती है और ये जाएगी वैसे खंबात की खाड़ी में। इस तरीके से बहाव जो है इसका इस दिशा में चलता है, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तब देखो यहाँ पे प्रतापगढ़ के अंदर भावर माता की पहाड़ियां हैं। भावर माता की पहाड़ियों से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है जाखम नदी। क्या नाम है? जाखम नदी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है जाखम नदी। तो प्रतापगढ़ भावर माता की पहाड़ियों से उद्गमित होने वाली जाखम नदी जो है यहाँ आगे बढ़ती है और प्रतापगढ़ में इस पे जाखम बांध बना हुआ है जो 81 मीटर ऊंचा है। कितना है? 81 मीटर ऊंचा है प्रतापगढ़ के अंदर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 81 मीटर ऊंचा है। अब देखो अब ये जैसे ही आगे बढ़ती है तब ये बिलूरा गांव के अंदर, डूंगरपुर बिलूरा गांव में जो है ये सोम नदी के अंदर मिलती है। कहां मिलती है? ये डायरेक्ट माही में नहीं मिलती है, ये सोम नदी के अंदर मिलती है और फिर सोम जाके मिलती है अपने कहा? माही के अंदर। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम है, अपने सोम माही और जाखम काल, यानी कि ये जो है ना अपने यहीं पे बिलूरा गांव के पास ही यहाँ बेणेश्वर है जहां सोम नदी और माही नदी का संगम है। लेकिन जाखम पहले ही सोम में मिल गई है तो सोम माही जाखम का त्रिवेणी माना जाता है, इसे कहा गया है बेणेश्वर धाम, ठीक है। अब सोम नदी कहां से निकलती है? बिछा मेढ़ा की पहाड़ियां उदयपुर से सोम नदी निकलती है जिस पर सोम कागदर बांध बना हुआ है। ये सोम कागदर बना हुआ है उदयपुर के अंदर, और सोम नदी पर ही सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है, ये डूंगरपुर में बना हुआ है। ये कहां है? डूंगरपुर के अंदर।
तो सोम नदी पर दो बांध ध्यान रखना है, सोम कागदर बांध जो परियोजना भी है, सोम कागदर परियोजना, और सोम कमला अंबा, ये डूंगरपुर के अंदर है, दोनों सोम नदी के अंदर। सोम में ही मिलेगी कौन सी, जाखम, कौन सी मिल रही है, सोम के अंदर ही, बिछामेड़ा की पहाड़ियां से सोम निकली और यहाँ पे ये बिलूरा गांव में कौन सी मिल गई, इसके अंदर ये जाखम मिल गई। और फिर ये बेणेश्वर, ये क्या है, बेणेश्वर डूंगरपुर, जो संत मावजी द्वारा स्थापित शिवलिंग है ना, वहां पे ये बेणेश्वर का जो खंडित शिवलिंग की जहां पूजा की जाती है, ये बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है, माही का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर। यही चीज मैं नोट्स मेकिंग पे भी कराऊंगा, चिंता मत करो, मैप से समझ लो, फिर आपको नोट्स कैसे बनाने वो चीज भी करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे डूंगरपुर की पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है मोरन नदी। मैं यहाँ से ये एरो मिटा देता हूं, आपको दिखेगा, ठीक है। यहां से निकलती है मोरन नदी, जो मोरन भी आके मिलती है कहां, माई के अंदर। तो ये मोरन भी कौन सी हुई, माई की सहायक नदी हुई। एक कालिंजरा की पहाड़ी, जहां पे जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है कालिंजरा का, तो कालिंजरा की पहाड़ी से निकलने वाली चाप नदी, वो भी मिलती है अपने माही के अंदर। और एक एमपी से निकलती है आंबेर गांव, एमपी के कहां से, आंबेर, एमपी के आंबेर से निकलने वाली अनास नदी है, वो भी जो है अपने माही की सहायक नदी है। और इसके अंदर ये जो आंबेर गांव से निकलती है ना अनास नदी, इसके अंदर मिलती है आपके हरन नदी, कौन सी नदी, हरन नदी मिलती है। और ये जो अनास नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है, वो मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश होता है। किसका, अनास का। माही का कहां से होता है, खादूग्राम बांसवाड़ा। अनास नदी का मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से होता है, मिलती है ये भी कहां, माही के अंदर मिलती है, अनास भी। अनास के अंदर मिलती है हरन, यानी कि हरन भी एक तरीके से माही की सहायक नदी हुई। तो ये सहायक नदियां भी आप इससे समझ सकते हो, इस मैप से पूरी की पूरी। और एक भादर नदी भी मिलती है इसके अंदर, जो जाके आप लोगों के फिर मिल जाती है। वैसे गुजरात में मिलती है भादर नदी, और उसके बाद में जो ये खंभात की खाड़ी में ले जाती है। तो ये वैसे कर्क रेखा को दो बार काटती है, उल्टे यू आकार की। कैसा है आकार इसका, उल्टा यू, और कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। अब देख लो आराम से, बढ़िया तरीके से जो है आप मैप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। और आप चाहते हो कि सर ये आप मैंने जो लिखा है वो मैं मिटा दूं और फिर स्क्रीनशॉट लो, तो लीजिए मैं ये मिटा देता हूं, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब ले लो। और लेकिन स्क्रीनशॉट आडी स्क्रीन करके लो ताकि पूरी तरीके से आप लोगों को दिखे। वैसे आपको वन लाइनर में ये मैप मिल जाएगा, ठीक है ना, वन लाइनर में ये मैप मिल जाएगा। और इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता समझने का, चाहे और दूसरे भी आप चाहे कोई भी बुक में भी मैप देखोगे ना, तो इस तरीके से नहीं देते हैं आप लोगों को, सिर्फ राजस्थान के नक्शे पे एक लाइन जैसी करके और वो दे देते हैं। इस तरीके से यदि मिल जाए तो फिर 12-25 है, ठीक है, लेकिन जीजीडी है तो मुमकिन है। अब आओ अपने सहायक नदियां याद करते हैं। मैं चाहता हूं जो कठिन टॉपिक है उस पर ज्यादा मेहनत की जाए, उसको सरल बनाया जाए, ताकि स्टूडेंट का मतलब भय समाप्त हो रही है, क्या जीके का भय बना हुआ है, या जीके ऐसा है वैसे, समाप्त करो इस भय को, बहुत आसान है जीके, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब देखो सहायक नदियां कैसे याद करनी है, सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा, मतलब किन छोरन नहीं तड़का हो रहा है, मतलब वो याद करने तरीको ट्रिक है, ए सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा, इस तरीके से ट्रिक याद करनी है, क्या समस्या है। यह है अपना ट्रेडमार्क ट्रिक। सहायक नदियां किसकी है, माही की। ए सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा। अब देखो, अब जो सहायक नदियां उस मैप में भी छूट गई, वो भी यहाँ ट्रिक से क्लियर हो जाएगी, छोटी मोटी जितनी है सारी अपने आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एक ऐसे ध्यान रखना है एरन नदी, ठीक है, इससे ध्यान रखना है सोम नदी है ही, इससे ध्यान रखना है एराव नदी, ठीक है, इससे ध्यान रखना है ईरू है ही, ठीक है, इससे ध्यान रखना है अनास नदी, कौन सी, अनास। इस चुपचाप का पूरा एक ही लेना है, चाप नदी, चाप नदी। और इस रह को उल्टा कर देना है, हर हो जाता है तो हरन नदी। और इस जा से ले लेना है जाखम नदी। मुझे बताओ समस्या कहीं नहीं और नदियां सारी याद। और सहायक नदियों से सवाल पूछते तो कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन भी समाप्त, है ना, नदियां सारी याद। अब देखो ए सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा रहे, ऑनलाइनर में आए अभी ट्रिक था, ठीक है ना। ए सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा, ठीक है, ढंगू पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाए। ले स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। अब आते हैं अपन और बांध देख लेते हैं, उसके बाद में नोट्स मेकिंग आपको और माही नदी के नोट्स बनवा देता हूं मैं। और यही क्लास अभी तक मैंने आधा घंटा लिया होगा, लगभग 25 मिनट हुई है, अभी 10-15 मिनट और लगेगी। यही क्लास अभी लाइव लेते या कहीं और भी आप पढ़ रहे होते तो 2-3 घंटे की क्लास होती। मैटर ये का ये याद और होता नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे का मतलब जुगाड़ हो जाता। अपने ये कम से कम आपको 35-40 मिनट में
पूरी अपन करवा देंगे, और इसके साथ में साबरमती भी करवा दूंगा मैं, अभी साबरमती भी करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो माही पर बने बांध कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। याद रखना चाहो वैसे याद रख लो, नहीं तो याद रखना मारी काकी, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, चाहे इस तरीके से याद रख लो। अब देखो मारी काकी का मतलब है पहले तो माही, फिर आपके कागदी पिकअप, और इसका से ध्यान रखना कड़ाना। वैसे आपको इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे सिंपल याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो माही बजाज सागर तो नाम ही आ गया, कागदी पिकअप इसके पास ही बना हुआ है। माही बजाज सागर कितना, 3109 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा के अंदर है, और कड़ाना बांध कहां है, गुजरात के अंदर। और ये फोटो भी आप लोगों के शामिल किए गए हैं, ये माही बजाज सागर है, ठीक है। ये है आप लोगों के कागदी पिकअप, ठीक है। और ये कड़ाना बांध, ले लो स्क्रीनशॉट, ये याद रखना, बांध भी पूछे जाते हैं, तो जो पूछा जाएगा वो सारा कराऊंगा मैं। अब ये वैसे आप लोगों को हमने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिए हैं, ये 2 जीजीडी फैक्ट दिए आप लोगों को माही नदी से संबंधित, जिसमें लगभग सब कुछ कवर हुआ है। तो मैप हो गया, ट्रिक हो गई। अब आप लोगों को जो नोट्स बनाने वो हमने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिए, फिर भी यहां वापस जो है अपन पढ़ लेते हैं, हल्का सा रिवीजन, और साथ साथ में आपके कोई भी चीज पीछे छूटेगी नहीं, ठीक है। देखो उद्गम मेहतजीर, अमरोरू की पहाड़ियां, धार जिला, जिला भी पूछ ले तो धार जिला। उपनाम कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और बागड़ की गंगा, ठीक है, बागड़ कर देना, बागड़ की गंगा। लंबाई, कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171, यानी कि अपन ने याद किया इस तरीके से 576/171, ठीक है। परवा कहां है, मध्य प्रदेश से उद्गम, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर खम्बात की खाड़ी यानी कि अरब सागर। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। एक बार काटे तो भी कोई बात नहीं, 2 बार काटती है तो उल्टा यू बन जाता है। कैसा बन जाता है, 2 बार काटती है तो उल्टे यू आकार में, ठीक है। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। इसके आसपास का 56 गांवों का जो समूह है, यानी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र स्पेशल, वो 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी की बात हो रही है, 56 का मैदान, ठीक है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से रहा है, ये प्रश्न भी एक बार बना था। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, खादू ग्राम बांसवाड़ा, कम से कम इसी क्लास में 5 बार बताया है, तो गलत तो नहीं करोगे। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव के समीप इस पर माही बजाज सागर बना हुआ है, जो 3109 मीटर है, इसी क्लास में 4 बार बताया है, तो गलत नहीं होगा। बेणेश्वर डूंगरपुर में इस नदी का त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसमें सोम, माही और जाखम मिलती है। वैसे जाखम सोम के अंदर पहले ही बिलूरा गांव में मिल जाती है, ये चीज भी मैंने बता दिया, लेकिन बेणेश्वर जस्ट पास में ही है वहां, तो इसका त्रिवेणी संगम सोम, माही, जाखम का बेणेश्वर ही माना जाता है, ठीक है ना। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल भी इस नदी के किनारे है, माही के। माही पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ। आगे बात समझ, ये तो था माही नदी का फैक्ट नंबर 1, और सेकंड और बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है आप लोगों को, ठीक है, ये नोट्स बना देना। सेकंड नंबर, ठीक है, फैक्ट नंबर सेकंड था, डूंगरपुर जिले के नवदापुरा गांव में बेणेश्वर नामक स्थान पर माही का त्रिवेणी संगम है, जहां माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भी लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। संत मावजी द्वारा स्थापित शिवलिंग है, और मतलब ये खंडित शिवलिंग है, एकमात्र जिसकी पूजा होती है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। चलिए, माही नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है, ठीक है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती हुई ये चली जाती है गुजरात। माही नदी की सहायक नदियां सोम, जाखम, ईरू, अनास, चांप, एरण, बादर, मोरन, एराव, और भी बताइए आप लोगों को, है ना, हरण वगैरह सब, तो वो ट्रिक से बताइए। प्लस ये इसमें जैसे मोरन वगैरह ये है, ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, कांठल, और यह नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग अलग करती है। किसकी बात हो रही है, माही की, तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। अब रही बात ये, अब हिसाब से तो होगी माही नदी पूरी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी अपन ढंग से पढ़ लेते हैं। और मैं कहो ना, छोड़ा की कौन थे, शांति पढ़ो बिल्कुल न छोधार के, हाँ यहां आए हैं तो बढ़िया तरीके से ही काम होगा, ठीक है।
अब एक तो सोम महत्वपूर्ण है, एक जाखम महत्वपूर्ण है और एक अनास महत्वपूर्ण है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं सहायक वही महत्वपूर्ण, बाकी का तो नाम ही पूछा जाता है। ठीक है, वो भी पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो माई में सवाल वैसे ही बहुत बनते हैं। तो उद्गम इसका कहां पड़ा अपन ने, बिछामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। सहायक नदियां इसकी देखो जाखम, जावरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारनी। वैसे इसकी भी एक ट्रिक है, जाजा, गोटी, सासा। क्या है? जाजा, गोटी, सासा। तो देखो जाखम, जावरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारनी, इस तरीके से ये ट्रिक है इसकी भी, सोम की सहायक नदियों की, है ना। और दो बांध इस पे साथ साथ में आप लिख लेना, कौन कौन से, सोम कागदर और सोम कमला अंबा। परियोजनाएं भी है, बांध भी है। ठीक है, दोनों ही साथ साथ में लिख लेना है, ये सोम नदी। अब आते हैं जाखम। तो उद्गम इसका बाबर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी से होता है। इस पे भी एक बांध बना हुआ है जाखम। इसकी सहायक नदियां सुकली और करमोई। ठीक है, जाखम बांध बना हुआ है जो कहां है, प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर है। साथ ही क्या ध्यान रखना है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यदि हाइट पूछ ले तो 81 मीटर। ठीक है, देखो अनास नदी, उद्गम आंबेर गांव, मध्य प्रदेश। ठीक है, सहायक नदी इसकी हरन। सहायक नदी कौन सी है इसकी, हरन नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के क्लियर हो जाएगा सब कुछ, यानी कि सहायक नदियां भी आप लोगों को जो डिटेल में पढ़नी थी वह भी चीज हो गई। मैप से पढ़ ली, ट्रिक से पढ़ ली, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर साबरमती पढ़ते हैं। अब आओ साबरमती। अब साबरमती में की कोई हल्ली बात को नहीं है, हल्ली मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि साबरमती बह गई राजस्थान में 45 किलोमीटर। फायदा तो ये दगाबाज नदी है एक तरीके से। कैसे? राजस्थान के लिए दगाबाज है। कैसे दगाबाज है? उद्गम तो राजस्थान से, 5 नालों से जल मिलता राजस्थान का, फायदा पहुंचाती गुजरात को, तो राजस्थान के लिए दगाबाज नदी हुई। चलिए, उद्गम क्या है, पदराला गांव उदयपुर से 5 नालों के रूप में इसका उद्गम होता है। ठीक है, पदराला गांव की पहाड़ियां हैं, 5 नालों के रूप में इसका उद्गम होता है, फिर ये मिलकर साबरमती नदी बन जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। हालांकि ये इसकी लंबाई के संबंध में बहुत सारे विवाद है, कहीं 317, 327 ऐसे भी बताते हैं, लेकिन 416 आप मानकर चलें। इससे लंबाई से संबंधित वैसे प्रश्न नहीं बनते हैं। जहां कंफर्म होता है वहां मैं कह देता हूं, जैसे माई के अंदर कोई डाउट नहीं है, वहां की याद करें, यहाँ पे ये पढ़ लें, लेकिन इससे विवादित प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर। ये राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ होता है, राजस्थान में, लेकिन फायदा किसको पहुंचाती है, गुजरात को। ठीक है, साबरमती अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। देखो माही भी कहां ले गई, खंबात की खाड़ी में। साबरमती भी कहां ले जाती है, खंबात की खाड़ी में। लेकिन लूनी पड़ेंगे ना, वो ले जाएगी कच्छ के रण में। वो कहां ले जाएगी, वो कच्छ के रण में ले जाएगी। तो ये खंबात की खाड़ी में ले जाती है। इसकी सहायक नदियां जो है वाकल, सेई, हथमती, मेशवा और वैत्रक। डायरेक्ट याद कर लेना, वैसे याद हो जाएगी। वाकल, सेई, हथमती, मेशवा, वैत्रक। यदि आप यहाँ मैप देखना चाहो, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे मैप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर जो सेई नदी मिलती है ना, इस पर सेई डैम भी बना हुआ है। ये देखो, ये सेई डैम यहाँ सेई नदी पे। ठीक है, और ये आप लोगों के बढ़ रही है आगे। इसके अंदर एक ये देखो हथमती रिवर इसके अंदर मिल गई। ये इस तरीके से साबरमती आगे बढ़ रही है। और वैसे ये ज्यादातर गुजरात का मैप है। इसके किनारे गांधीनगर, साबरमती के किनारे गांधीनगर बसा हुआ है, गांधीनगर और डीसा ये इसके किनारे हैं। ठीक है, तो ये इसका मैप वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न बनते हैं वो बताता हूं आप लोगों को। साबरमती में से एक चीज मान लो, क्या प्रश्न बनते हैं पता है, सहायक नदियों के, या तो उद्गम के या सहायक नदियों के। इसके अलावा साबरमती में आज दिन तक प्रश्न बने ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। और इसी के साथ में भैया ये क्लास पूरी हुई। और अब तकरीबन जो ये ऑफर दे रखा ना आपको 2000 स्टूडेंट प्रथम, इसमें कब तकरीबन 500 सीट बची है और वो आज में फिल हो जाएगी। तो चूकना ही मत, फिर बाद में फिर 20-25 रुपए ज्यादा लगना है तो फिर फालतू का खर्चा क्यों करते हो। जब समय पे निर्णय लो और जुड़ जाना। और जो जिन्होंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उनके लिए टॉपिक वाइज भी है। जो सिर्फ भूगोल की करना चाहे भूगोल की भी है। सीईटी वाली अलग से है। टेस्ट सीरीज के लिए तो मतलब पूरी ही सहूलियत है आप लोगों के, टॉपिक वाइज कंप्लीट सब कुछ। तो जीजीडी ऐप पर जाएं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड देख लें और बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लें और अभ्यास साथ साथ करते रहें। आज की क्लास कैसी रही बता देना कमेंट करके। और कल की क्लास भी ऐसी ही रहने वाली है।
तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।